चलो अभी देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स ऑलरेडी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के वीडियोस में देखा है कि किसके ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है। यहाँ पे बस उसका रिवीजन होगा। सबसे पहले पोलैरिटी की बात की जाए तो दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर बिकॉज अल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड रहते हैं, तो ये तो कम्प्लीटली नॉन पोलर है। और ये बहुत ही कम पोलर है, मतलब इन दोनों के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए दोनों के दोनों बॉन्ड पोलर कैटेगरी में नहीं आते, नॉन पोलर में आते हैं। सो हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन है, एक्चुअली पूरे हाइड्रोकार्बन अल्केन अल्किन अल्काइन ये नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, याद रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो उनके अंदर सिर्फ वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस ही रहते हैं। जैसे कि हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कई टाइप्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलर पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और लंडन फोर्सेस है जिनको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। ये बहुत ही वीक रहते हैं और ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। These weak forces influence the physical properties and physical states and boiling points of alkanes. Now physical state अगर अल्केन की देखी जाए at room temperature 298 केल्विन को, तो 1 to 4 कार्बन गैसेस है, 1 to 4 यानी ब्यूटेन तक सभी के सभी गैसेस है। उसके बाद पेंटेन से लेकर कार्बन नंबर 17 तक लिक्विड है, और C18 मतलब 18 कार्बन से ज़्यादा आगे जो है वो सॉलिड्स है। इनका अपेयरेंस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है, कोई रंग नहीं होता, इनका कोई स्मेल नहीं होता। ऑर्डरलेस का मतलब यही होता है। सोल्युबिलिटी देखी जाए तो अल्केन्स सोल्युबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये बहुत ही याद रखने जैसी चीज है, मतलब पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिजॉल्व करते हैं और नॉन पोलर में डिजॉल्व करते हैं। जैसे कि अल्केन तो नॉन पोलर है, इसलिए दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, दैट इज पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्युबल है। और दे आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन। इसमें रूल क्या इस्तेमाल किया गया है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन एटसेट्रा। और पोलर में तो सबसे फेमस रहता है वाटर। उसके बाद ग्रीस, अगर आपने देखा होगा डेली लाइफ में ग्रीस को आपने बहुत कई बार इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर भी फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हायर अल्केन्स, सॉलिड अल्केन जो कि 18 कार्बन से ऊपर रहते हैं। सो ये खुद ग्रीस एक नॉन पोलर है, तो इसीलिए ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। कहीं पर अगर ग्रीस लगा है तो आपको उसे पानी से नहीं धो सकते, उसको पानी के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिक भी बोला जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब हेटर, पानी को हेट करने वाला, पानी को हेट करने वाला यानी हाइड्रोफोबिक। और दूसरा होता है वर्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक फिल का मतलब होता है लव करना। जो वाटर को लव करते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते उनको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। तो ग्रीस खुद अल्केन होने की वजह से नॉन पोलर है, और इसीलिए वो वाटर हेटर है, मतलब वाटर हाइड्रोफोबिक है। चलो आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्केन की। तो सबसे अच्छा यूज है इसका पेट्रोल। व्हाट इज पेट्रोल? पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर, ऑल्सो इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स टू रिमूव द ग्रीस। देखिए अभी मैंने बोला कि ग्रीस को अगर निकालना है, कपड़े के ऊपर ग्रीस लगाए तो तुम पानी से नहीं धो सकते, तो तुम पेट्रोल के अंदर उसको डिजोल्व कर सकते हो। पेट्रोल और केरोसिन से ये बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ऑलरेडी देखा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इसलिए जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। उसके बाद दूसरा आपने देखा है कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच आइसोमर में देखा जाए तो स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने के बाद स्पेरिकल शेप आता है, और स्पेरिकल शेप आने पर सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस कम होंगे, और फोर्सेस कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जैसे जैसे ये ब्रांचिंग बढ़ रही है, ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होते जा रहा है। ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स। तो यहाँ पे देखो कौन कौन दिया है, हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और हेक्सेन। ओहो, तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा कार्बन किस में है। तुम देखोगे तो इसमें 7 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। ये मिथाइल ब्यूटेन का मतलब ब्यूटेन के 4 और ये मिथाइल का एक 5 कार्बन है। इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन यानी 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। एक तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, मतलब मोलार मास को, और मोलार मास सेम है तो उसके बाद देखना है कि ब्रांचिंग किस में है, राइट। पहले मोलार मास, तो मोलार मास किसका ज्यादा है, 7 वाले का, 7 कार्बन जिसमें वो, इसलिए हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मोलार मास कम कौन है, ये 6 कार्बन वाला हेक्सेन। तो देखना ही नहीं है उसमें ब्रांचिंग ब्रांचिंग देखना है, जिसके कार्बन ज्यादा है उसका मोलार मास ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ए, उसके बाद है ई। अब बात आती है इसकी, 5 कार्बन वाला कौन है, ये तो सी, राइट। अब बात आती है इन दोनों की, तो इसमें देखना है, अब दोनों में 4 है, दोनों में 4 ही कार्बन है, तो सिंपल है ब्रांचिंग देखनी है। जब कार्बन की संख्या सेम हो तो ब्रांचिंग, तो ऑफकोर्स इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। इसमें ब्रांचिंग है 2 मिथाइल प्रोपेन यानी ब्यूटेन तो ऐसा है, और 2 मिथाइल प्रोपेन कैसा है, ये देखो ऐसा। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी डी वाला कम, बी वाला ज्यादा। सो दिस इज बी और डी। AECBD किधर है भाई, AECBD। सो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। यहाँ पे क्या दिया है, अल्केन्स वैसे तो इनर्ट ही है। क्यों इनर्ट है, क्योंकि ये नॉन पोलार है। चलो, हाइड्रोकार्बन तो सभी के सभी नॉन पोलार है, लेकिन नॉन पोलार भी है और इसमें कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है। एक तो रिएक्टिव होने के लिए तुमको पोलार तो होना चाहिए, और पोलार नहीं है तो फिर कम से कम पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली उसके ऊपर हम अटैक कर सकते हो। रिएक्शन होने का मतलब होता है कि कोई वीक बॉन्ड टूटना चाहिए। तो अल्केन तो एक तो नॉन पोलार है और उसके बाद पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो दोनों ना होने की वजह से ये बहुत ही इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव रहते हैं, इसीलिए दे आर अनअफेक्टेड बाय एसिड्स, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन इतना होने के बाद भी दे अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शंस। वैसे तो इनर्ट है लेकिन फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं विथ हैलोजन, इसलिए उसको हैलोजिनेशन कहा जाता है। फिर कंबशन रिएक्शन दिखाते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम एंड पायरोलाइसिस, ये सभी रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन विद हैलोजन, उसको हैलोजिनेशन कहेंगे। फिर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये 3 रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब भी अल्केन के अंदर की एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं, जैसे कि मतलब मान लो ये आपका अल्केन है, दिस इज योर अल्केन, राइट। अब इस अल्केन की जगह पर एक हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन ही सभी तरफ लिखो, एक या 2 हाइड्रोजन जब तुम रिप्लेस करते हो किसी भी ग्रुप से, मान लो कि इस हाइड्रोजन को हमने हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर आपने हैलोजन से रिप्लेस कर दिया तो हैलोजिनेशन बोलेंगे। अगर आपने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रेशन बोलेंगे। अगर आपने यहाँ पर SO3H लगा दिया तो सल्फोनेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को होने के लिए कंडीशन अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हाई टेम्परेचर लगता है, जैसे कि 573, या फिर डिफ्यूज सनलाइट भी लग सकती है। तुम अगर देखोगे तो यहाँ याद रखने जैसी बात यह है कि लोअर अल्केन जैसे कि मिथेन, इथेन, ये है, ये दे डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हाँ, वो हेलोजिनेशन दिखाते हैं लेकिन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन नहीं दिखाते लोअर अल्केन्स। चलो, हेलोजिनेशन तो हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमको डिटेल में थोड़ी हेलोजिनेशन रिएक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी हमको रिएक्शन ऑफ
क्लोरीन विथ मीथेन देखनी है, उसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन ऐसे होती है, CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन कैसे हो गई देखो जरा, कुछ भी नहीं है। देखो ये CH4 का मतलब क्या है, देखो इधर इधर मैं बताता हूँ। CH4 ऐसे ऐसे ऐसे, और उसकी रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, Cl2 को हमने ऐसा लिख दिया ClCl। अब इसकी रिएक्शन होनी है, H न्यू लिखा है। H न्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी फोटोन का इस्तेमाल किया गया है, या फिर क्वांटम का, फोटोन यानी क्वांटम का इस्तेमाल किया गया है। लाइट की एनर्जी H न्यू, इसका फॉर्मूला होता है H न्यू। H न्यू का मतलब कुछ नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ पे होता क्या है, सब्सटीट्यूशन कैसे होता है देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ आके HCl बनाते हैं, और ये क्लोरीन इसकी जगह पर आके बैठ जाता है। तो तुमको मिलेगा, बाकी तो जैसे है वैसे H H H, लेकिन यहाँ पर H की जगह पर Cl आया, और तुम्हारे ये दोनों एक दूसरे के साथ आए, इसलिए HCl बना दिया। तो ये है तुम्हारा CH3Cl, और ये है HCl। ये देखो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख दिया। अब होता ये है कि मीथेन के पास तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद रुकता नहीं, दूसरा और क्लोरीन आता है और ये दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ये जो आगे वाली रिएक्शन है, यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन जो 3 है, तो उसमें से और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो यहाँ रहेंगे आपके 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आ जाएंगे, और तुम्हारा बनेगा एक और HCl। चलो जरा अच्छे से देखते। तो इस वाली रिएक्शन को हम देख रहे थे, देखो ये जो रिएक्शन है, मतलब पहले तो तुम्हारे पास ये मीथेन था, मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद क्लोरोमीथेन बन गया। दिस इज योर क्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरोमीथेन है और एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो सकता है, और रिएक्ट होकर डाइक्लोरोमीथेन पैदा करता है। कैसे करता है देखो जरा इसको, ये इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, CH2Cl और H, मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन मैंने बाजू में निकाल दिया, और इस क्लोरीन को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों मिला के एक और HCl बना देते हैं, और अब ये और ये CH2Cl2 बनाएंगे। मतलब कुछ नहीं है, ये जो मीथेन है इसके जो 4 हाइड्रोजन है वो एक 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 करके रिप्लेस होते हैं, और इन चारों के जगहों पर एक 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 क्लोरीन आते हैं। इसके आगे क्या होगा, ये फिर और एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोजन की जगह पर एक ही बचेगा, और 2 की जगह पर 3 क्लोरीन आएंगे और HCl, और होगी रिएक्शन। रिएक्शन तब तक होती है जब तक ये पूरे हाइड्रोजन खत्म नहीं होते। तो ये CHCl3 प्लस Cl2, तो ये CCl4 और HCl। हर जगह पर H न्यू लिखना है क्योंकि लाइट तो लगती ही है। तो ये पूरी रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, कंप्लीट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, राइट, इस तरीके से, राइट। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं शॉर्टकट वे में, शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था, CH4, तो इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट होना तो तुम इधर दिखा सकते हो, और क्या पैदा हुआ, CH3, एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ गया। और यहाँ पे जो एक HCl है, इसको यहाँ पर ना दिखाते हुए तुम यहाँ पर -HCl दिखा सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट को मैंने बताया था, माइनस करके एरो के आजू बाजू में लिख सकते हैं हम, माइनस करके, राइट। और H न्यू लगा है तो ऑफकोर्स यहाँ कॉमा कर दो और H न्यू बता दो। और ये Cl नहीं भाई, Cl2 है, Cl2 अच्छे से लिखो जरा। अब इसकी और रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट,
फिर ये बनाएगा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे इसको, माइनस HCl। ये और रिएक्ट होगा, ये तब तक रिएक्ट होता है जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। सो ये क्लोरीन कॉमा H न्यू माइनस HCl CHCl3। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे इसको ऐसा लिखते हैं। चलो फिर इसकी रिएक्शन होगी और एक क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, निकल बाय प्रोडक्ट होगा HCl, और इसका जो आखिरी हाइड्रोजन है ये भी खत्म होकर इसकी जगह पर आएगा CCl4। तो इस तरीके से आपने देखा स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, मीथेन उसका कन्वर्जन मोनो या फिर क्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको। इसमें एक ही क्लोरो इसलिए बोलते हैं इसको मोनोक्लोरिनेशन। यहाँ पे 2 आ गए इसलिए इसको बोलते हैं डाइक्लोरिनेशन। दिस इज डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, डाइक्लोरिनेशन। इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरिनेशन, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरिनेशन। ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, मोनो मतलब एक ही क्लोरीन आया। इसका आयुपैक नाम है क्लोरोमीथेन, इसका आयुपैक नाम है डाइक्लोरोमीथेन, इसका है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका है टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम है, ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका एक कॉमन नाम है, इसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन की जगह पर यहाँ पे आयोडीन होता तो उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, अगर ब्रोमीन होता तो बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। तो इस तरीके से ये क्लोरीनेशन या फिर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये सिक्वेंशियल फॉर्म में एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि आप क्लोरो प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेशन के स्टेज पर आप इसको रोक नहीं सकते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट, monochloro derivative of alkane by this method. It is very difficult to produce this. इसीलिए this is not a good method for the production of monohalogen compounds. ये एक मेथड है लेकिन अच्छी मेथड नहीं है, राइट। यहाँ पे याद भी रखना है कि अगर आपको मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो क्लोरीन को कम रेशियो में इस्तेमाल करना होगा। मतलब मीथेन को ज़्यादा इस्तेमाल करो और क्लोरीन को कम इस्तेमाल करो, जिससे कि ज़्यादा क्लोरिनेशन नहीं होगा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो सबसे पहली स्टेप है इनिशिएशन, कि ये मैकेनिज्म शुरू कैसे होता है। बेसिकली ये मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है और यहाँ पे रेडिकल पैदा होते हैं, तो इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोला जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सबसे पहली स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, जो भी आपका वेसल है, रिएक्टर है, उसके अंदर जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है Cl2, इनका बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलाइटिकली टूटता है। H मतलब सनलाइट या कोई लाइट, होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, होमोलाइटिक ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्लोरीन रेडिकल्स। क्या वो मिलेंगे? क्लोरीन रेडिकल्स। द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। इसके बाद ये स्टार्टिंग होने के बाद ये रिएक्शन का दूसरा फेज होता है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन में क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल बात होती है। ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये उस रिएक्टर के अंदर अब जो अल्केन डाला है हमने, जैसे कि मीथेन डाला है, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन देख रहे हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। पहले स्टेप में ये ब्रेक हुआ, अब ये जो रेडिकल पैदा हुआ इसके ऊपर अटैक करता है। तो इसके ये जो मीथेन है जिसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं CH3H, इसके ऊपर ये क्लोरीन अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इसका बॉन्ड ऐसे होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, और यहाँ पे देखो इन दोनों से HCl पैदा होगा, और यहाँ से क्या पैदा होगा? अभी मिथाइल रेडिकल, यहाँ से प्रोड्यूस होगा अभी मिथाइल रेडिकल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब ये मिथाइल रेडिकल क्या करता है? क्लोरीन के ऊपर अटैक करता है। ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर। हाँ, तो ये फिर से ये
ब्रेक होगा होमोलाइटिकली, और आपके पास इन दोनों को लेके मिथाइल क्या बनेगा भाई, क्लोरोमीथेन, ये बनेगा आपका क्लोरोमीथेन और Cl रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल पैदा हुआ है वो फिर मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। तो आपने यहां पर देखा होगा कि क्या, कि क्लोरीन रेडिकल मिथाइल रेडिकल को पैदा कर रहा है और मिथाइल रेडिकल क्लोरीन रेडिकल को पैदा कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है। चेन मतलब इसके ऊपर वो डिपेंडेंट, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट, मतलब मिथेन के ऊपर अटैक कर रहा है क्लोरीन रेडिकल और आपका प्रोड्यूस हो रहा है मिथाइल रेडिकल, और ये मिथाइल रेडिकल अटैक कर रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर, प्रोड्यूस हो रहा है आपका क्लोरीन रेडिकल। सॉरी, इसको जरा अच्छे से दिखाता हूं। मिथेन के ऊपर अटैक कौन कर रहा है, क्लोरीन रेडिकल, प्रोड्यूस कौन हो रहा है, मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, सॉरी मिथाइल रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या कर रहा है, फिर ये देखो ये मिथेन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये ऐसे चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो मिथेन, फिर मिथाइल रेडिकल, फिर क्लोरीन रेडिकल। सो ये दोनों रेडिकल एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, ये दोनों रेडिकल एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और एक चेन बन रही है, एक के बाद एक ये होता ही जाएगा, होता ही जाएगा और ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी। इसीलिए इस रिएक्शन को, इस स्टेज को प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये प्रोपोगेट होता है, आगे चलता जाता है। अब बहुत सारे जो भी मॉलिक्यूल है, अब इस रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब कौन कौन है, ये CH4 और ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है, ये जब तक ब्रेक होके नोट हो जाते हैं और ये पूरा होने के बाद अब बचते हैं अंदर ज्यादा सिर्फ रेडिकल। तो ये रेडिकल एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को खत्म करते हैं, मतलब इस स्टेप को कहा जाता है टर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के ऊपर अटैक करता है। जब ये दो रेडिकल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या है, सिंपल एक बॉन्ड प्रोड्यूस होता है और मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। नया रेडिकल तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। रिएक्शन तब तक आगे चलती है जब तक रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक रेडिकल खत्म होकर दूसरा रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए रिएक्शन आगे चलती ही जा रही थी। रेडिकल मतलब बहुत रिएक्टिव रहते हैं, उसका नाम ही है रेडिकल, रेडिकल यानी रिएक्टिव। लेकिन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, दो रेडिकल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और आगे कोई रेडिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए रिएक्शन आगे होगी नहीं। तो अलग अलग रेडिकल एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को खत्म करेंगे, जैसे कि ये CH3 रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल CH3Cl बनाएंगे। उसके बाद CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल एक दूसरे के पास आके CH3 यानी इथेन बनाएंगे, तो इसमें इथेन भी प्रोड्यूस हो सकता है। सो ये सभी फाइनली ये टर्मिनेशन के स्टेप है। इस तरीके से ये रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। इस रिएक्शन में आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हैलोजेंस क्या है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद अगर तुमने हाइड्रोजन देखे जाए तो टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब अगर ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन है, ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन है, तो ये तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये टर्शियरी हाइड्रोजन है और ये सेकेंडरी वाले का हाइड्रोजन है, सेकेंडरी, ये टर्शियरी हाइड्रोजन। तो अगर ये अल्केन किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा तो सबसे पहले रिमूव होगा ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट में रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है और टर्शियरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होती है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, इसीलिए रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन भी, उनकी भी रिएक्टिविटी ऐसे ही है। इसमें और एक नोट याद रखने, अगर आपको किसी मिथेन का या अल्केन का आयोडीनेशन करना है, मतलब आयोडीन से रिप्लेस करना है, तो ये रिएक्शन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की तरह नहीं होगी। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि HiO3। क्यों, क्योंकि अगर तुम देखोगे मिथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ होने पर ये जो HI प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा था,
ये HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, उल्टे उसी डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। चलो ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा कौन सा अल्केन है जो सिर्फ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है अपॉन क्लोरिनेशन, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है, सॉरी ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग नहीं। जैसे कि तुम देखोगे ये CH3 CH2 या फिर CH2 CH3 है, तो इससे अलग अलग दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, एक तो इधर क्लोरीन आने पर अलग और इधर क्लोरीन आने पर अलग। लेकिन यहां देखोगे तुम तो ये नियोपेंटेन एक ऐसा है कि जिसको देखो तुम एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये नियोपेंटेन तो ऐसे रहता है, तो तुम इन यहां इसके ऊपर 9 हाइड्रोजन है, 12, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन तुम सब्सटीट्यूट करो, मतलब निकाल के उसकी जगह पर क्लोरीन डालो, तो तुमको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, अलग नहीं। अगर तुम इसकी बात करोगे, इसकी मतलब कौन है, प्रोपेन, तो ये अलग अलग दो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन इसको आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सभी हाइड्रोजन अरेंजमेंट वाइज और स्ट्रक्चर वाइज सेम ही है। आगे की रिएक्शन है कंबशन ऑफ अल्केन। कंबशन का एक ही मतलब होता है, किसी भी कंपाउंड, मतलब हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन जनरल फॉर्मूला, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का होना। कंबशन इज नथिंग बट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन दी गई है, ये बैलेंस आपको याद रखना है कि n नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन को कितने ऑक्सीजन लगते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ना याद रखो, ऑन द स्पॉट बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे कि मीथेन है तो ये इसका कंबशन, और ये डेल्टा एच दिया है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, मतलब लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर लिबरेट होती है। कंबशन का मतलब होता है ज्वलन, किसी चीज का जलना। घर में जो हम गैस जलाते हैं वो कंबशन ही है, लकड़ी जलाते हैं वो भी कंबशन ही है। अगर कंबशन के हम दूसरी कंपाउंड की बात करें तो C2H6, ये मीथेन का कंबशन हो गया। अभी इथेन का, तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लगेंगे, एक तो तुम मैन्युअली बैलेंस कर सकते हो या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 3n+1/2। अब यहाँ पे कार्बन कितने, 2, तो सिंपल है 3 × 2 + 1/2, तो ये आ जाता है 7/2। तो दिस इज 7/2 ऑक्सीजन एंड इट गिव्स n CO2, n मतलब कार्बन की संख्या, तो 2 CO2 एंड n+1 H2 यानी 2+1 यानी 3 H2। So this is your balanced reaction by, you can write this balance directly from this general reaction, या फिर खुद आप बैलेंस कर सकते हो मैन्युअली, जैसे कि मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं अभी। कंबशन ऑफ प्रोपेन, C3H कितना है, H8, हाँ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर बनेगा क्या, CO2 + H2O। 3 कार्बन है, अब कैसे बैलेंस करते हैं, देखो ये 3 कार्बन है तो यहाँ पे सबसे पहले 3 लगा दो, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन इधर 8 है तो यहाँ पे 8 नहीं लगाना है क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हाफ हाइड्रोजन लगा दो क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम्स है ना इधर, तो यहाँ पे 4 लगा दो, ये 4 2 8 बन गए। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं देखना है, तो ये 4 और ये 3 2 6, यानी 10 ऑक्सीजन हो गए। अब 10 ऑक्सीजन हो गए तो इधर भी 10 चाहिए, तो मैं इधर 5 लगाऊंगा क्योंकि 5 2 10, तो हो गया ये बैलेंस आपका। आप इस फॉर्मूले से भी निकालो, 5 ही आएंगे।
क्योंकि n इक्वल टू कितना है, इधर 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 यानी 10/2 यानी 5। तो मैनुअल बैलेंस करो या फिर फॉर्मूले से बैलेंस करो, एक ही चीज है, राइट। ये कंबशन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा काम की होती है, क्योंकि ड्यू टू दिस कंबशन रिएक्शन अल्केन्स आर यूज फ्यूल्स, क्योंकि उनकी एनर्जी आउटपुट इन कंबशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू द अल्केन। उसमें इनसफिशिएंट कंबशन में कार्बन और वाटर प्रोड्यूस होता है। सो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इनसफिशिएंट कंबशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो सॉलिड कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है इसे कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है, राइट। बहुत ही काला काला होता है ये। दिस कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फिल्टर्स। ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद कंबशन में कंट्रोल्ड कंबशन याद रखना है। अल्कीन का अलग अलग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके कंट्रोल्ड कंबशन किया जा सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड व्हाट कंडीशंस आर यूज्ड, प्रोडक्ट अलग अलग रहेंगे। जैसे कि यहां देखो, ये डायरेक्ट ही याद करना है, इसको कुछ नहीं, इसमें रट्टा ही मारना है बस। ये है आपके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स। मिथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कराते हो तो मिथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अगर वही मीथेन को ऑक्सीजन के साथ EMO2 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो मिथेनॉल यानी एक अल्डिहाइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। और वही अगर आप इथेन को ऑक्सीजन के साथ मैंगनीज एसिटेट के प्रेजेंस में हीट करते हो तो इथेनोइक एसिड और वाटर मिलेगा। इसको रट्टा मारना है, कुछ नहीं कर सकते, राइट। वैसे देखा जाए यहाँ पे और एक आपको बात बताई गई है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में अल्केन्स रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन। वैसे तो अल्केन का ऑक्सीडेशन होना उतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अगर किसी अल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन है और उसको ऑक्सीडाइज किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल देते हैं। जैसे कि ये टर्शियरी हाइड्रोजन वाला, ये देखो ये टर्शियरी हाइड्रोजन है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो तुमको इस OH H की जगह पर OH मिलता है। सो अल्केन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये हो गया ऑक्सीडेशन के बारे में सब कुछ।